एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम शुरू करने आ रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक, तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स से। एड्स, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? ये ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमें टैक्सोनॉमी करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, हमें टैक्सोनॉमी करने में मदद मिलती है इनसे। जो वर्ड एड्स है, AIDS, ये वो वाला एड्स नहीं है जो बीमारी वाला आपने पढ़ा होगा, HIV एड्स, वो अलग एड्स होता है। एड मतलब होता है हेल्प। ठीक है, बेसिकली अंग्रेजी है ये। तो ये इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हेल्प। तो टैक्सोनॉमिकल एड मतलब टैक्सोनॉमी करने में ऐसी चीजें जो कि टैक्सोनॉमी करने में हेल्प करती हूँ हमारी। ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। तो एड्स मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, हेल्प होता है। ठीक, दे हेल्प इन डूइंग टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी करने में ये ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तीन चार चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहला है हमारा हर्बेरियम। तो हर्बेरियम जो है, इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी प्लांट लेते हैं। ठीक है, उस प्लांट का कोई एक पार्ट ले लेंगे। जैसे उस प्लांट की पत्ती ले ली हमने, उस प्लांट की कोई रूट ले ली, या कोई भी चीज उस प्लांट का हम ले लेंगे। ठीक, अब मान लेते हैं उस प्लांट की हमने पत्ती ले ली। अब उस पत्ती को हम प्रेस कर देंगे, अच्छे से दबा देंगे, एकदम फ्लैट हो जाए जिससे। ठीक है, या फिर रूट हमने ली है तो रूट को भी हम एकदम दबा देंगे, एकदम वो फ्लैट हो जाए। जब वो एकदम फ्लैट हो जाएगी तो एक पेपर लेंगे हम, और उस पेपर पे उस पार्ट को चिपका देंगे। ठीक, उसके नीचे एक लेबल लगा देंगे। उस लेबल पे हम कई चीजें लिख देंगे उस सैंपल के बारे में जो हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, तो हर्बेरियम में क्या किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस। अच्छे से ध्यान रखना, हर्बेरियम किसके लिए? सिर्फ प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये प्लांट की टेक्सोनॉमी करने में हेल्प करेगा। ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर प्रेस्ड, जिनको हम अच्छे से प्रेस करते हैं, एंड प्रिजर्व्ड, और उनको अच्छे से प्रिजर्व करके रख लेते हैं। प्रिजर्व्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर शीट पे। ठीक है, पेपर जिसे हम हर्बेरियम शीट भी कह सकते हैं। ठीक, तो जैसे ये हम मान लेते हैं एक हमारा पेपर है, और इस पेपर के ऊपर हमने एक प्लांट की पत्ती को चिपका के रखा है। ठीक है, अब इस पत्ती के बारे में हम यहाँ पे 6-7 लाइनें लिखेंगे, और जो कि एक लेबल होगा। एक लेबल के ऊपर हमने इस पत्ती के बारे में 6-7 चीजें लिख दी। तो क्या चीजें लिखी जाती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो लेबल होता है, हर्बेरियम पे जो एक लेबल लगा होता है, उस पर क्या क्या लिखा जाता है? तो सबसे पहले डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस में नहीं याद करना है, ऐसा नहीं है कि इसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप बस याद रखिएगा कि क्या क्या चीज लिखते हैं। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर का नाम, जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम। ठीक है, उस पत्ती को किसने कलेक्ट किया है, कलेक्टर्स नेम। इसके अलावा पत्ती का नाम, पत्ती का कौन कौन सा नाम, तो हम इंग्लिश वाला नाम भी लिख देते हैं उस पे, उस पत्ती का। लोकल नेम भी लिख देते हैं, जो जिस एरिया का है उस जगह पे उसको क्या कह के बुलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, और साइंटिफिक नेम, जो साइंटिफिक नेम होता है वो भी लिखते हैं, साइंटिफिक नेम। तो ये तीन तरह के हम उस पर नाम लिख देते हैं। इसके अलावा फैमिली, जो जो प्लांट की फैमिली है उस फैमिली का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो हर्बेरियम के बारे में ये इतनी चीजें अच्छे से याद रखनी है आपको। ये कलेक्टेड प्लांट का स्टोर हाउस होता है, जहां पे कोई भी चीज लेके उसको हम अच्छे से प्रेस करके शीट पे चिपका के प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में,
हर्बेरियम को हम क्विक रेफरल सिस्टम कहते हैं। इट इज कॉल्ड क्विक रेफरल सिस्टम। तो ये क्विक रेफरल सिस्टम क्या होता है? तो 2 सेकंड रुको, बता रहा हूँ, है ना। क्विक रेफरल सिस्टम, जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं, एक मोबाइल आपने खरीदी, एक फ्रिज खरीदी, कुछ भी खरीदा, तो एक छोटी सी बुक आती है ना 2-3 पेजेस की, जिसके बारे में लिखा होता है कि क्या क्या कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं इस सामान को, कैसे यूज करना है, कैसे ऑन करना है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो उसको हम कहते हैं क्विक रेफरल गाइड कहते हैं उसको, छोटी सी बुक रहती है। तो ये जो हर्बेरियम है वो भी एक तरह के, किस तरीके से काम करता है, एक तरीके के गाइड के तरह काम करता है, ये कह लीजिए एक तरह का क्विक रेफरल सिस्टम है। मतलब हम एक पेड़ के बारे में या फिर जो भी हमारा जो सैंपल है उसको देख के हम एक पेड़ के बारे में आसानी से जल्दी से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन सारी हमें वहां पे मिल जाएगी। तो इसी वजह से इसको क्विक रेफरल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इट इज कॉल्ड क्विक रेफरल सिस्टम। ठीक है, बस इतना ठीक है। क्विक रेफरल सिस्टम आगे लिख सकते हैं इन टैक्सोनॉमी, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टैक्सोनॉमी में इसको क्विक रेफरल सिस्टम कहा जाता है, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये हमारा पहला एड था हर्बेरियम। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन में आपको पता है बोटनी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे भी सिर्फ प्लांट्स का कलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होगा, ठीक। तो एक हम पूरा एरिया बना देते हैं, एक तरह का पार्क समझ लीजिए हम बना देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट्स को लगा देते हैं, और हर एक प्लांट के सामने एक, आप देखेंगे एक छोटी सी पर्ची लगी रहेगी उसके सामने, ठीक है। उस पर्ची पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं उस प्लांट के बारे में, जैसे उसका नाम हो गया, उसकी फैमिली हो गई, ये इन्फॉर्मेशन हम उस पर लिख देते हैं, ठीक। तो बोटेनिकल गार्डन जो होता है, हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स का यहाँ पे कलेक्शन होता है। और यहाँ पे भी हम एक लेबल लगाते हैं, जिसपे खासकर उसका हम नाम लिखते हैं, उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, लोकल नेम भी लिखा जाता है, ठीक है। साइंटिफिक और लोकल नेम या इंग्लिश नेम जो भी होता है, लोकल नेम लिख देते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर उसकी फैमिली का नाम लिख देते हैं, किस फैमिली से वो प्लांट बिलोंग करता है, ये चीज लिख देते हैं, ठीक है। तो ये लेबल होता है बोटेनिकल गार्डन में, ठीक। तो यहाँ पे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। अब कुछ बोटेनिकल गार्डन है जिनके बारे में आपको याद रखना है। 1 सेकंड रुक जाओ, नया पेज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। छह पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर ना, चारकोल, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन हम पढ़ रहे हैं। अब बोटेनिकल गार्डन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद रखना है, और ये एग्जांपल्स काफी पूछे जाते हैं, काफी पॉपुलर है ना। तो सबसे पहला है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। अच्छा, कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली इंडिया में होगा, तभी नाम है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। ये है हावड़ा में, भारत में, ठीक। इसके अलावा है एनबीआरआई। एनबीआरआई का फुल फॉर्म है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ये है लखनऊ में। अब इसे लखनऊ भी भारत में ही है, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन और एनबीआरआई, इसके अलावा एक क्यू नाम से है जो कि इंग्लैंड में है।
इंग्लैंड में है, ठीक। ठीक है, तो ये 3 बोटेनिकल गार्डन आपको अच्छे से याद रखने हैं। एनबीआरआई काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो आप घूम सकते हैं, ठीक। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ। अब आते हैं म्यूजियम पे। अच्छा, म्यूजियम में डेड प्लांट्स और एनिमल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। आप म्यूजियम ने हो सकता है आपने देखा हो, हैव कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के कंकाल भी रहते हैं, है ना। कई सारे एनिमल्स के आपकी हड्डियों के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं म्यूजियम्स में, ठीक है। और जो इंसेक्ट्स रहते हैं। अच्छा, एक चीज और लिख लेते हैं, इंसेक्ट के बारे में तो अभी हम पढ़ लेंगे। जो स्पेसिमेंस होते हैं, स्पेसिमेन मतलब जो भी प्लांट या फिर एनिमल का जो भी पार्ट हमने रखा है, ठीक है। स्पेसिमेंस आर केप्ट इन ग्लास जार्स, ग्लास के जार में रखे जाते हैं जिससे कि दिखे, है ना। इन अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, इन अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। देखो, कोई भी मरी चीज अगर हम रख रहे हैं जिसमें जिंदा, जो कि जान नहीं है जिसके अंदर, तो ऑब्वियसली धीमे धीमे वो सड़ने लगेगी। तो सड़ने से बचाने के लिए हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। जिससे कि उस सॉल्यूशन के अंदर हम उस चीज को रखते हैं जिससे कि वो उसका जो सड़ने वाली प्रोसेस है वो ना हो, तो वो बचा रहे काफी टाइम तक, ठीक है। जो भी स्पेसिमेन हम रख रहे हैं, अगर हम सॉल्यूशन के अंदर नहीं रखेंगे तो धीमे धीमे वो सड़ के खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, आर, ये इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, कलेक्ट करके इनको मार दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद इनको पिन करके इनको भी जार में रखा जाता है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। कलेक्टेड, किल्ड। तो हम अपनी पढ़ाई के लिए किसी की बेसिकली जान ले ले रहे हैं, है ना। इंसेक्ट्स आर कलेक्टेड, किल्ड एंड देन पिन्ड, पिन करके रख दिया जाता है, ठीक है। जार के अंदर इनको भी रख दिया जाता है, ठीक है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उसके अंदर, आपने कॉलेज के अंदर इसके, और कॉलेज स्कूल्स के अंदर, इनके अंदर आपको म्यूजियम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जू पे। इसको जूलॉजिकल पार्क्स कहा जाता है, जूलॉजिकल पार्क्स। इसी को हम कॉमनली क्या कहते हैं, जू कहते हैं। अब जू में क्या होता है ये तो आपको पता ही है, वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं, है ना। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर रखे जाते हैं। एनिमल्स आर केप्ट अंडर ह्यूमन केयर, ह्यूमन केयर के अंदर रखे जाते हैं। ह्यूमन केयर इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट। तो वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं, और इससे फायदा क्या है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी हम हैबिट्स को और खाने पीने के तरीके को आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। तो वी कैन स्टडी दियर फूड हैबिट्स, किस तरीके से खाना खाते हैं, ये किस तरीके का खाते हैं, हैबिट्स एंड, और क्या, फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, किस तरह का बिहेवियर उनका है अलग अलग इन्वायरमेंट में या फिर अलग अलग जगह पे। वी कैन स्टडी दियर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। ये दोनों हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, बस जू के बारे में यही हो गया, और बाकी जू आपको देखने को मिल ही जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक बात भी है कि जू में जब हम किसी भी एनिमल को रखते हैं तो हम सोचते हैं कि उसको उतनी ही अच्छी वो दी जाए, क्या कहते हैं उसको, इन्वायरमेंट दिया जाए, उतना ही अच्छा जितना अच्छा उसके नेचुरल हैबिटेट में होता है। जैसे हम अगर शेर को रख रहे हैं जू में तो हम उसको बड़ा सा कंपाउंड देते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक जगह पे पानी भी हो, एक जगह पे घास भी हो, ठीक है, एक गुफा भी बनी हो, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखा जाता है कि नेचुरल हैबिटेट दिया जाए, ठीक है। जैसे शेर है तो उसका नेचुरल हैबिटेट जिस तरीका था उसी तरीके से इन्वायरमेंट यहाँ पे जू के अंदर बना दिया जाए, इस चीज का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब लास्ट आते हैं की काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस चीज पे बेस्ड होती हैं कीज। तो कीज आर बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, एंड डिसिमिलरिटीज सिमिलरिटीज। तो समानता और असमानता मतलब कोई भी दो स्पीसीज है उसके बीच में क्या चीज सेम है, क्या चीज सिमिलर है, और क्या चीज अलग अलग है यानी डिसिमिलर है। इस चीज पे कीज काम करती हैं, ठीक है। कैसे काम करती है अभी 2 मिनट में हम देखेंगे, लेकिन एक और पॉइंट आता है। तो ये तो आप कह ही सकते हैं कि ये सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पे बेस्ड है, ये भी आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दोनों का मतलब वही होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो दोनों आपको याद करना है, दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर, ठीक है। एक जो दोनों कैरेक्टर हैं, दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक। तो की में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास मान लो एक की है, यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाते हैं। ये मान लेते हैं एक पेपर है, तो ये एक तरीके की है, ठीक है। की में दो कैरेक्टर लिखे हुए हैं। एक कैरेक्टर है, मान लेते हैं कि जो भी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, जो भी स्पीसीज एनालाइज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम हर एक की में दो कैरेक्टर लिखे रहते हैं, दोनों कैरेक्टर अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो मान लेते हैं एक जगह लिखा हुआ है कि ईयर पिन्ना है, पिन्ना प्रेजेंट, और एक कैरेक्टर लिखा है पिन्ना एब्सेंट। तो देख रहे हो दोनों कैरेक्टर्स अपोजिट है। एक में लिखा है पिन्ना प्रेजेंट, पिन्ना मतलब ये चीज है ना, जो हमारा कान होता है, कान बाहर वाला पार्ट, इसको कहते हैं पिन्ना। तो एक में लिखा हुआ है पिन्ना प्रेजेंट और एक में लिखा हुआ है पिन्ना एब्सेंट। तो ये दोनों कैसे कैरेक्टर्स हैं, अपोजिट कैरेक्टर्स। एक में दोनों कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीज जो है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पे बेस्ड है, या कह लीजिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर्स, अपोजिट कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो अब हम कोई भी चीज जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी स्पीसीज हमने ले रखी है, अब इन उस स्पीसीज के लिए इन दोनों में से एक ही पॉइंट सही होगा, दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। तो जो पॉइंट सही होगा हम उस पर टिक लगा देंगे और उसको नोट कर लेंगे, बस आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से दूसरी की पे जाएंगे, कोई दूसरी की हम पकड़ेंगे, मान लेते हैं उस की पे कुछ दूसरा कैरेक्टर लिखा होता है, जैसे कि बॉडी हेयर, मान लो बॉडी हेयर प्रेजेंट, बॉडी हेयर्स, है ना, प्रेजेंट या फिर एब्सेंट, इस तरीके से लिखा होगा। अगर प्रेजेंट है तो हम टिक लगाएंगे और उस कैरेक्टर को नोट कर लेंगे, और अगर एब्सेंट है तो टिक मतलब क्रॉस करके उस कैरेक्टर को नोट नहीं करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से एक एक कैरेक्टर हम क्या करेंगे, एनालाइज करते चले जाएंगे, और इससे हमारी टेक्सोनॉमी होगी, मतलब उस ऑर्गेनिज्म को पहचानने में हेल्प मिलेगी कि उस वो ऑर्गेनिज्म जो है किस ग्रुप का है, ठीक है। जैसे जो ईयर पिन्ना प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में होते हैं ना, बॉडी हेयर्स जो है मैमल्स में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं वो किस ग्रुप का है, ठीक है। तो कीज आर बेस्ड ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक। एग्जांपल्स भी आपको मैंने दे दिया है। ईच स्टेटमेंट, एक सेकंड। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट रहता है किसी भी की में, मैंने आपको दिखाया, एक प्रेजेंट वाला एक एब्सेंट वाला, एक मतलब दोनों अपोजिट रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम मिला के कपलेट कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कैरेक्टर समझ लो, ठीक है। कैरेक्टर्स
आर रिटन टुगेदर। एंड और टुगेदर नहीं, पेयर लिख लो, ठीक है। आर रिटन इन पेयर, पेयर में लिखे जाते हैं, पेयर्स कॉल्ड कपलेट, जिसे हम कपलेट कहते हैं। तो हमें इसी तरीके के कीज में कई सारे कपलेट देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग यानी अपोजिट कैरेक्टर्स लिखे होंगे, ठीक। जो ईच स्टेटमेंट होता है, एक हर एक स्टेटमेंट जो होता है कपलेट का, जैसे एक लिखा हुआ है पिन्ना प्रेजेंट, एक लिखा है पिन्ना एब्सेंट, तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, रीड कहते हैं, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड रीड, रीड कहते हैं, ठीक। तो ये चीज अच्छे ध्यान रखना, हर एक स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, रीड कहते हैं, ठीक। ठीक है, तो ये लीड के बारे में हो गई, ये सारी चीजें जो भी हमने बताया आपको लीड के बारे में, ये इतना चीज याद रखना है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब जो बाकी हैं उनके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ डिटेल नहीं बताया, छोटी छोटी बातें बताई हैं, थोड़ा थोड़ा ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन था, चौथे नंबर पे थे ना, पांचवें नंबर पे थे, 6 पे आ जाओ। 6 वाला है हमारा मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ क्या होता है, इसमें किसी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। मोनो मतलब होता है वन, है ना, देखो मोनो मतलब होता है वन, तो इसमें सिर्फ एक टैक्सॉन, कोई भी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। हैज इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, तो चाहे स्पीसीज लेवल का इंफॉर्मेशन रहेगी, चाहे फैमिली लेवल की इंफॉर्मेशन रहेगी, लेकिन किसी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक। 7वें पे आ जाओ। 7वां है हमारा फ्लोरा। तो फ्लोरा वर्ड जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, तो फ्लोरा में क्या होगा, हैज इन्फो ऑन ऑल प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन एन एरिया। इन एन एरिया, तो किसी एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज होंगी उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें फ्लोरा से मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्लोरा किसके लिए होता है, सिर्फ प्लांट्स के लिए, ठीक। 8वें पे आ जाओ, मैनुअल्स। मैनुअल्स भी फ्लोरा से मिलता जुलता है, लेकिन फ्लोरा में सभी प्लांट्स रहते हैं, सिर्फ प्लांट्स रहते हैं। मैनुअल्स में हर एक स्पीसीज रहती है, ठीक है। तो हैज इन्फो ऑन ऑल स्पीसीज स्पीसीज दैट आर प्रेजेंट इन एन एरिया, किसी एरिया की जितनी भी स्पीसीज हैं उन सब की इंफॉर्मेशन मैनुअल में रहती है, प्रेजेंट इन एन एरिया, इसको हम कहते हैं मैनुअल, ठीक। ये सब हमारे टेक्सोनॉमी में काम आती है, फ्लोरा, मैनुअल, ये सारा हो गया। और एक लास्ट है कैटलॉग। कैटलॉग के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बताया, और आपको भी कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि कैटलॉग भी एक तरह का क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल एड होता है, ठीक। आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कुछ इसके बारे में, नीट में भी और बोर्ड के बारे में भी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एक तरह का टेक्सोनॉमिकल एड्स, मतलब एड के अंदर आता है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस तरह के कि इसमें से बताओ कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो कैटलॉग ये भी एक तरह का टेक्सोनॉमिकल एड होता है, ठीक है। अ टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड, इतना लिख लो बस। कल एड, ठीक। बस यहीं से हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और ये हमारा आखिरी टॉपिक था जो कि हमें पढ़ना था इस चैप्टर में, जो कि है टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, उसके अलावा बाकी पूरा हो ही चुका है। अच्छा, आप नोट्स कह रहे थे, तो नोट्स बिल्कुल मेरा मिल जाएगा। ये लिखा हुआ जितना भी लिखा हुआ आपको सामने दिख रहा है, ये पूरा आपको टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि पहले से ऑलरेडी मैं सॉफ्टवेयर के बारे में, इस सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं था। तो जो पिछला नोट था इसके पहले, ये अभी हम किस पे हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के पहले जो टॉपिक्स थे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग वाले, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म और ये रिप्रोडक्शन, ठीक है, और कॉन्शियसनेस, ये सब पढ़ा था, वो सारे नोट्स जो है वो डिलीट हो गए हैं। ठीक, तो अभी फिलहाल इस चैप्टर में मैं यही नोट्स आपको दे पाऊंगा। बाकी अगले चैप्टर से मैं मतलब ये चीज़ श्योर रखूंगा कि हाँ, इसको सेव कर लेना है अच्छे से, क्योंकि मुझे पता नहीं था और वो सारे नोट्स जो है डिलीट हो गए। तो अभी मैं सेव करके रख रहा हूँ, लेकिन इसके बाद के नोट्स, इसके पहले के नोट्स आपको मुश्किल है मिल पाना। ठीक है, इस चैप्टर के। तो ठीक है, आपको हो सकता है चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो सकता है, मतलब क्या, समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। ठीक है, बाकी कोई भी आपको कमेंट करना होगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा, तो आप कमेंट करना, मैं वहाँ पे आंसर दे दूंगा। ठीक, ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।